फ्रेंड्स, किसी भी मूवी स्टोरी को 2 घंटों में खत्म करने के बजाय 2 पार्ट्स में दिखाने का ये ट्रेंड काफी पॉपुलर हो गया है और केजीएफ फिल्म भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है। 2018 में आई ये कन्नड़ मूवी ब्लॉकबस्टर निकलेगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। इस मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। इस मूवी के 2 पार्ट्स बनाए गए हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी होगी और अगर देखी भी होगी तो शायद ठीक से समझ नहीं आई होगी। आज मैं केजीएफ चैप्टर 1 की स्टोरी सिंपली एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आप इस मूवी एक्सप्लेनेशन को जरूर एंजॉय करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त ऋत्वी सिंह। आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे आप मेरी काफी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को ग्रो करने में। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। कहानी की शुरुआत होती है 1981 में राष्ट्रपति भवन से, जहां प्रधानमंत्री रश्मिका सेन देश के सबसे बड़े अपराधी के डेथ वारंट पर साइन करती हैं और सेना को भेजकर उसे खत्म करने के आदेश देती हैं। यहाँ बात हो रही है कहानी की मेन हीरो की, जिसका नाम है रॉकी। इसके बाद हमें सीधा 2018 का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर फेमस जर्नलिस्ट आनंद इंगल एक बुक पब्लिश करते हैं जिसमें वो रॉकी की पूरी जिंदगी के बारे में लिखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस बुक को बैन कर देती है और उसकी सभी कॉपीज को जला दिया जाता है। उस बुक की एक आखिरी कॉपी किसी तरह से न्यूज चैनल वालों के हाथ लग जाती है, जिसके बाद चैनल वाले आनंद इंगल का इंटरव्यू लेते हैं। वो लोग जानना चाहते हैं कि उस बुक में कितनी सच्चाई है। उस बुक का नाम है एल डोराडो, मतलब खोया हुआ सोने का शहर। इसके बाद आनंद इंगल कहानी बताना शुरू करते हैं और यहाँ से केजीएफ चैप्टर 1 यानी कि कोलार गोल्डफील्ड की शुरुआत होती है। कहानी का पहला पन्ना 1951 का है। उस वक्त केजीएफ शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर कोयले की खुदाई के दौरान एक अजीब सा पत्थर मिलता है। उस पत्थर की जांच के लिए सूर्यवर्धन के साथ, जो कि वहीं का एक रईस आदमी होता है, सरकारी अधिकारी जाते हैं। जांच के दौरान जैसे ही पता चलता है कि पत्थर में सोने के अंश हैं, तो सूर्यवर्धन सभी अधिकारियों को जान से मार देता है। दरअसल उस रात 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। पहली ये कि सूर्यवर्धन को सोने की खदान मिल जाती है और दूसरी घटना ये कि एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। सूर्यवर्धन इस राज को छुपाने के लिए लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर उस जमीन को 99 साल के लिए लीज पर ले लेता है और नाराची नाम की एक कंपनी बनाता है। इस राज को छुपाने के लिए वो लोगों को दूर दूर से पकड़ कर लाता है और जबरन माइनिंग करवाने लगता है। इस कंपनी को मैनेज करने के लिए वो 5 पार्टनर्स बनाता है। पहला कमल, एंड्रयूज, राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्यन और सूर्यवर्धन का भाई अधीरा। अधीरा को छोड़कर 4 पार्टनर्स दूसरे शहरों में रहकर काम संभालते थे और उनका गोल्ड स्मगलिंग का बिजनेस काफी जोरों पर चल रहा था। लेकिन 1978 में सूर्यवर्धन को हार्ट अटैक आया और उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सभी पार्टनर्स केजीएफ पर कब्जा करने के लिए सोचने लगे। सूर्यवर्धन ने अपने बेटे गरुणा को कंपनी का मालिक बना दिया, पर यह बात अधीरा को पसंद नहीं आई। उसने गरुणा को मारने की कोशिश की पर वो नाकामयाब रहा, लेकिन गरुणा अधीरा को मारने में कामयाब हो गया। अब गरुणा इस साम्राज्य पर राज करने लगा। इस बीच उस बच्चे की माँ को भी दिखाया जाता है, जिसकी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी और 15 साल में वो माँ बन जाती है और 25 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है और मरते वक्त वो अपने बेटे राजा से आखिरी शब्द कहकर जाती है। वो कहती है कि दुनिया में सब कहते हैं कि पैसे के बिना चैन से जी नहीं सकते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि पैसे के बिना चैन से मर भी नहीं सकते। मुझसे एक वादा कर कि तू कैसे जिएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन के मरेगा। इसके बाद राजा अपनी मंजिल की तलाश में मुंबई पहुंच जाता है और राजा से रॉकी बन जाता है। रॉकी बूट पॉलिश का काम करने लगता है और अपने सपनों की शुरुआत करने के लिए वो पुलिस वाले के सर पर बोतल फोड़ता है। उसके बाद पुलिस वाला उसे पकड़ लेता है। तब वहां का डॉन शेट्टी उसे छुड़वा लेता है। शेट्टी रॉकी से पूछता है कि बता तूने पुलिस वाले को क्यों मारा। रॉकी कहता है कि नाम कमाने आया था, किसी और को मारता तो पुलिस ढूंढती, पुलिस वाले को मारा तो तेरे जैसा डॉन ढूंढेगा। इस पर डॉन पूछता है कि तुझे क्या चाहिए। रॉकी कहता है दुनिया। बस यहाँ से रॉकी के कदम नए रास्ते पर पड़ जाते हैं और रॉकी डॉन शेट्टी के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे रॉकी काफी ताकतवर बन गया। वो अच्छों के लिए बहुत अच्छा और बुरों के लिए बहुत बुरा था। वो डॉन शेट्टी का खास आदमी बन गया और मुंबई में शेट्टी का पूरा काम संभालने लगा। कहानी 1978 में पहुंचती है। शेट्टी का बॉस एंड्रयूज, जो कि केजीएफ का एक पार्टनर था, वो रॉकी को एक काम सौंपता है और काम के बदले में वो रॉकी को पूरा मुंबई ऑफर करता है। इस काम के लिए रॉकी को बेंगलोर जाना पड़ता है। बेंगलोर में राजेंद्र देसाई रॉकी को बोलता है कि तुम्हें गरुणा को मारना होगा। केजीएफ के सभी पार्टनर्स प्लान बनाकर गरुणा को मुंबई बुलाते हैं, लेकिन गरुणा इस प्लान के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ आया था। गरुणा अगर चाहता तो वो सभी पार्टनर्स को बड़ी आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने एक कसम खाई थी कि अपने पिता के जिंदा रहने तक वो किसी को भी नहीं मारेगा।
उसके बाद गरुणा बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से वापस चला जाता है। इसके बाद सभी पार्टनर्स बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने शेर की पूंछ पर पैर रख दिया था। लेकिन रॉकी सबसे वादा करता है कि वो गरुणा को उसके घर में जाकर मारेगा। वो सभी एक नए प्लान पर काम करना शुरू करते हैं। वो एक आदमी के जरिए केजीएफ की खुफिया जानकारी रॉकी को देते हैं। एक बार जब गरुणा के आदमी एक गांव में लोगों को उठाने गए तब रॉकी वहां आ जाता है और उन गांव के लोगों में शामिल होकर नाराची में घुस जाता है। वहां लगभग 20,000 लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था। हर किसी से 12 घंटे काम कराया जाता था और कमजोर लोगों को मार दिया जाता था। नियम तोड़ने वालों को तुरंत ही गोली मार दिया जाता था। नाराची में थोड़ी ही दूरी पर गरुणा का महल था। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी। रॉकी ने वहां रहकर पूरी जगह का अच्छी तरह मुआयना कर लिया था। उसने गरुणा के महल तक पहुंचने का रास्ता भी ढूंढ लिया था। अब बस वो सही मौके का इंतजार करने लगा। वहां रहते रहते रॉकी ने कई लोगों को बेरहमी से मरते हुए देखा। वहां का एक गार्ड एक अधेड़ बूढ़े आदमी को मारने वाला था। तब रॉकी खुद को रोक नहीं पाया और उस बूढ़े आदमी को बचाने के लिए 23 गार्ड्स को मार देता है और सबकी नजर में हीरो बन जाता है। रॉकी उन 23 गार्ड्स के लाशों को जलाकर अपने लोगों को एक सिग्नल भेजता है कि अब वो तैयार है। तब एक बड़ा राज खुलता है कि यशवर्धन का दूसरा बेटा विराट अपने भाई गरुणा को मारने के प्लान में शामिल होता है। विराट ने ही सारी खुफिया जानकारी रॉकी तक पहुंचाई थी। विराट दिल का अच्छा इंसान था। रॉकी का सिग्नल देखकर गरुणा और उसके लोगों को शक हो जाता है और वो नाराची की ओर बढ़ते हैं सब कुछ जानने के लिए। लेकिन तभी विराट अपने भाई गरुणा का ध्यान भटकाने के लिए अपने पिता ज्ञानवर्धन को मार देता है, जिसके चलते सभी रास्ते में से वापस लौट आते हैं। ज्ञानवर्धन के अंतिम संस्कार के बाद गरुणा ये तय करता है कि काली पूजा के बाद वो सबको सबक सिखाएगा। गरुणा काली पूजा में 3 बकरों की बलि चढ़ाया करता था। इस साल वो 3 बकरों की जगह 3 लोगों की बलि देगा। ये तीनों उसके दुश्मन थे जिन्हें उसने कैद करके रखा था। जब गरुणा पूजा के लिए निकलता है तो रॉकी मौका पाकर उसके घर में घुस जाता है और उन तीनों में से एक को मार के उसकी जगह ले लेता है। फिर इन तीनों लोगों को पूजा में ले जाया जाता है। इस पूजा में नाराची के सभी गार्ड्स और नाराची में काम करने वाले सभी मजदूर मौजूद थे। गरुणा पूजा शुरू करता है और 2 लोगों को बलि चढ़ा देता है। लेकिन जब तीसरे यानी रॉकी की बारी आती है तब रॉकी सबकी पकड़ से छूट के गरुणा की तलवार छीनकर उसकी गर्दन काट देता है। रॉकी ने हजारों लोगों के सामने गरुणा को मार डाला। ये खबर आग की तरह फैल गई। केजीएफ के चारों पार्टनर सोच रहे थे कि अब वहां उनका राज होगा, लेकिन रॉकी के दिल में कुछ और ही था। रॉकी के अलावा और भी लोग थे जो केजीएफ पर अपना कब्जा करना चाहते थे। एक तो दुबई का इनायत अली खान और दूसरा गरुणा का भाई अधीरा जो अभी भी जिंदा था। तो फ्रेंड्स, ये थी केजीएफ चैप्टर 1 की कहानी। लेकिन ये कहानी आधी कहानी थी। आगे की कहानी चैप्टर 2 में दिखाया जाएगा। आई होप अब आपको केजीएफ की पूरी स्टोरी समझ आ गई होगी। चैप्टर 2 की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे।